गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रिवीजन क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है आपकी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से कर रहे हैं हम। एंड आई अगेन रिपीट वन थिंग कि ये क्लासेस किसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। सर आपने अगर रेगुलर लेक्चर ठीक से पढ़े हैं, आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, चाहे एनएमसी निखिल महेश्वरी क्लासेस से पढ़ा हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने रेगुलर लेक्चर प्रॉपर अटेंड किए हैं उसके बाद में ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें हम सुपर फास्ट स्पीड से चलेंगे आपका और जल्दी जल्दी रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो बेटर ये रहेगा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा पहले सेल्फ स्टडी करें तो थोड़ा बेटर रहेगा। हम सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे। आप नोट्स आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्या लिखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो सबसे पहले जल्दी से पहला चीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? रजिस्ट्रेशन एक्ट खाली एप्लीकेबल होता है किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए, ना कि ट्रांजेक्शन के लिए। जैसा कि आपको रेगुलर लेक्चर में बताया था मैंने, रजिस्ट्रेशन एक्ट स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ओनली रजिस्टर दोज ट्रांजेक्शन विच आर डॉक्यूमेंट्स नॉट द ट्रांजेक्शन। मतलब क्या हुआ सर? सर सपोज करते हैं पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं हम। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड, और एक पार्टनरशिप फर्म भी बन रही है, पार्टनरशिप भी ज्वाइंट हो रही है और पार्टनरशिप डीड भी बन रही है। तो इस केस में किस चीज का रजिस्ट्रेशन होगा सर? पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन होगा इस केस में, ना कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, सेकेंड थिंग, दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर हमें आपको कुछ चीजें और भी पढ़नी है। देखो, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट को समझने पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को कहां पर लिखा गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लॉज लिखे हुए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। अच्छा, क्या क्या लिखे हुए वहां पर? मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पोजेशन, उसकी ओनरशिप, उसकी ट्रांसफर या उसकी लायबिलिटी के बारे में बातें लिखी हुई है। अगर हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन, ओनरशिप, ट्रांसफर या लायबिलिटी के बारे में बातें कहां पर की हुई है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। ये दोनों आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। सर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर? इसके अंदर ओनरशिप को डिफाइन किया गया कि ओनरशिप किसकी होती है। ओनरशिप जो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होती है, क्योंकि वो एक साल के अंदर मैक्सिमम मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा जो मूवेबल प्रॉपर्टीज आपकी एक साल के अंदर अंदर ये वॉश हो जाती है, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी जो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज 1882 के अंदर आपका लिखा हुआ है, और उन्होंने वहां पर इसकी ओनरशिप के बारे में डिफाइन किया हुआ है। क्लियर? अब क्योंकि आप ओनर बन गए, इस चीज को पता कैसे चलेगा कि आप ओनर बन गए? ओनर बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का होना जरूरी था। इसके लिए सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था 1908 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी उस टाइम पे, और उन्होंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम रजिस्ट्रार अथॉरिटी, एक रजिस्ट्रार की अथॉरिटी बनाई जाती है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी घर रेंट पे या खरीदना है तो आपको अथॉरिटी जाना पड़ता है, आपके जिस भी एरिया में आप रहते हो वहां पर घर की रजिस्ट्री होती है। वहां पर जब भी आप रजिस्ट्री करते हो तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करने से क्या फायदा होता है? रजिस्ट्रेशन करने से आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी वट एवर, लाइक अगर आप घर लेते हो या आप मकान या किसी भी पर्टिकुलर चीज का अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उससे आपको लीगैलिटी मिल जाती है, एविडेंस मिल जाता है कि हाँ हमारा ये घर या मकान जो है अब हमारे नाम पे, कल को इसके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? लीगलेशन क्रिएट करने के लिए। देन सेकेंडली, रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है? ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और ट्रांजेक्शन के साथ डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना चाहिए, एंड वो डॉक्यूमेंट जो है आपको ले जाके सब रजिस्ट्रार के पास देना है, और अगर रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार को देना है, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार दोनों में से किसी को देंगे। और अगर वो रिजेक्ट कर दे, सब रजिस्ट्रार को दे रहे हो और वो रिजेक्ट करता है तो आपको अपील करनी है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार अगर रिजेक्ट कर दे तो आपको अपील करनी है सिविल कोर्ट के अंदर। आगे चलते हैं। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन, दैट इज रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट कितने टाइप के? रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट आपको 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2 और 18 सेक्शन, ये तीन है आपके। दैट इज डॉक्यूमेंट विच आर कंपल्सरी, विच आर नॉट कंपल्सरी, विच आर ऑप्शनल। एग्जाम के अंदर सारी चीजें ये आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? सबसे पहले, अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की, क्लास के अंदर हमने गिफ्ट को, रेगुलर क्लास के अंदर गिफ्ट वाली चीज को हमने लगभग आधा घंटा, हाफ एन आवर तक गिफ्ट वाले मैटर को बताया था कि अगर डोनी की डेथ हो जाती है, डोनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। एक चीज में छोटा सा एग्जांपल मैं वापस बताता हूं आपको। मतलब कंपल्सरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन 17 सबसेक्शन 1 में सबसे पहला है कि अगर आप किसी भी आदमी को गिफ्ट देते हो तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बट एक सवाल आता है कि सर अगर डोनी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है लाइफ टाइम में डोनर के, और डोनी की डेथ हो जाती है उससे रजिस्ट्रेशन से पहले, तो क्या वैलिड रहेगा बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट? द गिफ्ट इज वॉइड, बिकॉज जो टेकर है जिसको मिलना है उसी की डेथ हो गई है, तो गिफ्ट
वॉइड हो जाएगा। डोनी की डेथ हो जाती है तो वॉइड होगा। अगर डोनर ने गिफ्ट दिया है और उसने साइन करके एग्जीक्यूट कर दिया है डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन से पहले डोनर की डेथ हो जाती है तो क्या डोनी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? बिल्कुल डोनी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वो वैलिड माना जाएगा। इसके ऊपर एक केस आया था, कल्याण सुंदरम कुमारप्पा केस आपने क्लास में किया था, जो मैंने आपसे बात की है, ये वाला केस है। उसके बाद में नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट को हम 3 पार्ट में एक साथ पढ़ते हैं। देखो, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ऐसे नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जिनका जो कोई भी राइट असाइन क्रिएट करता है, परपोर्ट करता है या कोई भी ऐसी चीज जिससे अधिकार देता है, जो 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू का कोई अधिकार आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ध्यान से, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 100 रुपए से उधर, ध्यान से, 100 रुपए का अधिकार इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर देता तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। या फिर 100 रुपए से ऊपर की किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, सपोज फिर से अगर 100 रुपीज से ज्यादा का कोई अधिकार किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में दिया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कोई भी 100 रुपीज से ऊपर की रिसीट अगर है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सर 100 रुपीज तो बहुत कम है सर, ये 1908 की एक्ट है, इस वजह से 100 रुपीज है, अमेंडमेंट की जरूरत है। एक नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट का और है कि अगर आपकी कोई भी केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर कोई भी ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, केस चल रहा है आपका और मेरा, और मैं केस जीत गया हूं और वैल्यू जो घर की है वो 50,000 रुपए है, तो जो ऑर्डर आया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है और 50,000 से ऊपर का रिलेटेड है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिफ्ट, दूसरा नॉन टेस्टामेंटरी को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला, अगर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन 100 रुपए से ज्यादा है क्योंकि राइट क्रिएट हो रहा है। दूसरा, जो ये पैसा दिया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, उसका रजिस्ट्रेशन, सेल डीड, प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में सेल डीड, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस, एंड तीसरा अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो वो लीज टू लीज, ईयर टू ईयर की लीज जितनी भी है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, एंड अडॉप्शन ऑफ सन और डॉटर उनको करवाना जरूरी है। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट 17 सबसेक्शन 2, ध्यान जी ध्यान, 17 सबसेक्शन 2 कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ध्यान से देना। कॉम्पोजिशन डीड, कॉम्पोजिशन डीड का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है। कॉम्पोजिशन डीड क्या होती है, एक एग्जांपल के साथ सुन लीजिए। ए डीड वेयर बाय द डेटर कन्वेज प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर, ए डीड वेयर बाय द डेटर कन्वे द प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर व्हेन ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज द डेट। वो कहता है कि डेटर, आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए उधार और साथ में आपने ये बोल दिया, तो एक डीड बनेगी 10,000 उधार देने की, साथ साथ एक चीज और बन जाएगी कि सर अगर मैंने 10,000 नहीं दिए तो आप मेरा दुकान या मकान ले लेना। तो 2 चीजें हो गई, ये कॉम्पोजिशन डीड है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर किसी भी कंपनी में आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर खरीदते हो, डिवेंचर खरीदते हो, तो ट्रांसफर करते हो डिवेंचर या शेयर, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए से कम की कोई भी अगर आप एक्नॉलेजमेंट, रिसीट या कुछ भी करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे देख सकते हो आप साथ साथ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है आपको तो उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में हम करते हैं बात नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट हु रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। सर ऑप्शनल कौन से होंगे? सो कंपलसरी वाले हैं उन्हीं को आप उल्टा कर दीजिए, ऑप्शनल में आ जाएंगे। सर कैसे आ जाएंगे? सपोज जो नॉट कंपलसरी है उनको उल्टा कर दीजिए, वो ऑप्शनल में आ जाएंगे। सपोज सर मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ओनली देखता किसको है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल गुड। तो उस केस के अंदर सेक्शन 18 कहता है कि उन सारे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन है। तो सबसे पहला है मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस एक्ट में जरूरी नहीं है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो बेसिकली 100 रुपए से कम का कोई राइट एक्सेट्रा करते हैं क्रिएट, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कोर्ट का कोई ऑर्डर जो 100 रुपीज से कम का राइट क्रिएट करता है, उसका कोई करवाना आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। या 100 रुपए से कम की एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। विल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ओके नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। टाइम लिमिट क्या होती है? सर जब भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बट अगर सर इंडिया के बाहर बना है तो इंडिया में जब भी अराइव होता है वो इंस्ट्रूमेंट, उसके 4 मंथ्स के अंदर, अराइवल के साथ 4 मंथ्स के साथ साथ करवाना जरूरी है। विल के लिए अलग से कानून है, री रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन ए, 23A री रजिस्ट्रेशन, नॉट सबसेक्शन 23A रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन कहता है अगर इनिशियली किसी गलत आदमी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अनऑथराइज्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो ऑथराइज्ड पर्सन जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, करेक्ट आदमी भी जाकर रजिस्ट्रेशन
करवा सकता है। सर करेक्ट आदमी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकता है वो समझते हैं। करेक्ट आदमी रजिस्ट्रेशन ऐसे करवाएगा कि वो विद इन द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड वो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, और रजिस्ट्रेशन ऐसा माना जाएगा एज इफ जिस दिन गलत आदमी ने रजिस्ट्रेशन करवाया था अनऑथराइज्ड आदमी ने, उसी दिन से दोबारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओके डन। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल कौन कौन करवा सकता है? विल के लिए बारे में जो बात हो रही है वो रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है? टेस्टाटोर जो बनाने वाला खुद है, या एग्जीक्यूटर, डोनी या फिर लेजिटी, उनमें से कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है उसकी डेथ से पहले या उसकी डेथ के बाद। रजिस्ट्रार पहले अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो विल आ रही है ये ट्रू है, टेस्टाटोर ने साइन की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें वो कर लेगा सारी। देन प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन, कहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है? सर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर केस। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां रजिस्ट्रेशन होता है? सर इन द एरिया वेयरएवर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, उसके जुडिक्शन में होता है। अगर प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो मैं पुराना एक्ट है इसलिए बता दूं, प्रेसिडेंसी टाउन या इंडिया में कहीं पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो दिल्ली में रजिस्टर हो सकती है। ध्यान से, बिल्कुल हाँ जी, आपकी इंडिया में कहीं पर भी प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में रजिस्टर हो सकती है। ऑल्सो प्रेसिडेंसी टाउन, अंग्रेजों के टाइम पे जहां पर भी गवर्नर रहता था वो प्रेसिडेंसी टाउन होता था। आपको बेरेक्ट में वर्ड मिलेगा एट द प्रेसिडेंसी टाउन और दिल्ली। उस वक्त प्रेसिडेंसी टाउन होता था गवर्नर की वजह से, अब वो नहीं है, अब आपको दिल्ली के अंदर आप उसको करवा सकते हो। अगर कोई और डॉक्यूमेंट है उस केस के अंदर कहां करवा सकते हो? सर वेरेवर द डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, और अगर पार्टी सारी पार्टीज एग्री करती है कि हम किसी XYZ किसी X एरिया की जुडिक्शन में सेम स्टेट में, जैसे सपोज दिल्ली के कनॉट प्लेस में आप और मैं बैठे हो, दोनों ने मीटिंग करके एक डील एग्जीक्यूट कर दी डॉक्यूमेंट की, उस केस में वो कहां हो सकता है? या तो कनॉट प्लेस वाली जहां पर डील एग्जीक्यूट है वहां पर हो सकता है, और या फिर वो दिल्ली विद इन दिल्ली स्टेट में किसी भी अथॉरिटी के अंदर जाके मैं उसको करवा सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या करना है? आपको अपने डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो आदमी एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट को जो प्रेजेंट कर रहा है, जो आदमी एग्जीक्यूट कर रहा है उसको जाना पड़ेगा वहां पर। उसका रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है, उसका असाइनी भी जा सकता है, उसका एजेंट भी जा सकता है। बट एजेंट जाएगा तो उस केस के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? एजेंट के केस में उसको पावर ऑफ अटॉर्नी उसके साथ में भेजनी पड़ेगी। वो लेके जाएगा किसके पास? इंक्वायरी और रजिस्ट्रार ऑफिस के पास लेके जाएगा। उसका नाम पीओ भी होता है, प्रॉपर ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, एक ही बात है तीनों को। पीओ, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार दोनों को पीओ बोला जाता है। सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट होता है रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रार थोड़ा सा सीनियर होता है उसमें। ओके, इनके पास लेके जाएगा रजिस्ट्रार, उसकी वैलिडिटी को जांच करेगा और अगर वो सही है तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने के लिए कुछ फर्दर उनके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा चेक करके और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दे देगा, और रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो प्रोसीजर क्या रहा है? एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट, पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। पहले सबसे पहले आप जाके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट देते हो, फिर उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो स्टैंप ड्यूटी पे करते हो। पेमेंट स्टैंप ड्यूटी के बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट हुए और रजिस्ट्रार सेटिस्फाई और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन ऑपरेटिव, डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर हुआ है वो कब से ऑपरेटिव माना जाएगा? सर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका एग्जीक्यूट 14 मई 2021, कोई भी एक डेट ले लेते हैं, 14 मई 2021 को एग्जीक्यूट हुआ, डील साइन हुई, बट उसका रजिस्ट्रेशन आपने 17 मई 2021 को कराया। हाँ जी बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अगर 14 मई 2021 को आपने उसका एग्जीक्यूशन किया मतलब साइनिंग की, बट 17 मई 2021 को आपने उसको रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव 14 से माना जाएगा, ना कि 17 से। समझो बात को, जिस दिन एग्जीक्यूट होता है रजिस्ट्रेशन चाहे बाद में करो, एग्जीक्यूट अगर हुआ है उस दिन से रजिस्ट्रेशन माना जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, आप देख सकते हो, नहीं तो पॉज करके स्क्रीन को और आप देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल, ये गिवन है एग्जांपल, ये केस स्टडीज टाइप की आ सकती है। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एग्जाम पे ये क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में आया भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आया भी है। What will be the effect of non-registration? सेक्शन 17 के अंदर जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने थे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है, वो लीगल एविडेंस उस प्रॉपर्टी का नहीं मिल पाएगा, नॉट बी एबल टू अफेक्ट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज देयरइन। ऑल्सो इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट, ना तो अडॉप्शन की पावर है, ना ही उसमें लीगैलिटी बनी है, ना इट विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को कोई भी कब्जा कर सकता है, हथिया सकता है, कोर्ट के अंदर आपका वो एविडेंस नहीं बनेगा। रिफ्यूजल टू रजिस्टर बाय द सब रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर देता है कि मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? यू कैन सिंपली अप्लाई टू सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है तो आप कहां जाएंगे? बिल्कुल सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे। हम ये बात पहले ही कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बस खत्म होने वाला है, ये आपका रिवीजन और अपील्स की बात हो रही है। अगर रजिस्ट्रार ने मना किया एप्लीकेशन टू
रजिस्ट्रार व्हेन द सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर ऑन द ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन से बेसिस पे अगर उसने रिफ्यूज किया तो इन दैट केस आप क्या करोगे, सेक्शन 72 क्या कहता है, देखो आप स्क्रीन पे 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को, अगर सब रजिस्ट्रार ने अदर दैट डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन पे रजिस्टर किया है तो आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करोगे। नॉर्मल क्लास, रेगुलर क्लास में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था आपको पूरी क्लास लेके कि किस तरीके से अपील, नॉन जो ये डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बट यहां पर आपको जल्दी से मैं ये फिनिश करता हूं। नॉन एग्जीक्यूटरी मतलब जो ऐसे ग्राउंड जो कि डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा कोई भी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, रजिस्ट्रार सिंपली क्या करेगा, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया तो आप अपील करोगे रजिस्ट्रार को कितने दिन में, 30 डेज फ्रॉम द रिफ्यूजल। 30 डेज फ्रॉम रिफ्यूजल में अपील करोगे और सब रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा, उसको ठीक लगता है तो ऑर्डर दे देगा कि भाई इसको रजिस्टर कीजिए। अगर रजिस्ट्रार भी मना कर देता है तो उसके अगले 30 डेज के अंदर अंदर आपको कहां जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए आगे एक और छोटा सा एक टॉपिक और है आपका, वो भी करते हैं कि अगर देखिए सेकंड पैरा ध्यान से, वेयर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, सब रजिस्ट्रार अगर डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में मना करता है तो वही सेम चीज है, आप रजिस्ट्रार के बाद 30 डेज में जाइए, रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, क्योंकि डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन का मैटर है तो वो चेक करेगा। याद है ना क्लास को, ध्यान से क्लास याद कीजिए। तो क्या करेगा, उसको वो 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कीजिए, सब रजिस्ट्रार को चेक करेगा, डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं लगे उसको तो वो मना कर देगा, आप सिविल कोर्ट जाइए, अगर उसको डॉक्यूमेंट सही लगे तो वो उसको रजिस्ट्रेशन को करने के लिए ऑर्डर दे देगा। अच्छा, अगर रजिस्ट्रार ने भी मना कर दिया तो आप कहां जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे। सिविल कोर्ट में अगर आप मना कर दिया तो बात खत्म, सिविल कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इसको रजिस्टर कीजिए। तो एक चीज ध्यान से बिल्कुल समझो, एक बात और, अगर सिविल कोर्ट ने इसको बोल दिया कि इसको रजिस्टर कीजिए तो सिविल कोर्ट खुद कभी रजिस्टर नहीं करेगा, सिविल कोर्ट ऑर्डर देगा रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को कि इसको रजिस्टर कीजिए। आपको 30 डेज, जिस दिन सिविल कोर्ट ऑर्डर देता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वापस जाना होगा, क्योंकि वो ऑर्डर सिविल कोर्ट का रजिस्ट्रेशन का जो उनको ऑर्डर दिया गया वो 30 दिन तक वैलिड होता है खाली। दैट्स इट, इसके लिए ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये कुछ पुराने क्वेश्चन थे आपके बुक के अंदर, पॉज करके आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वाला